आज हम बात करने वाले हैं इजी बुक ऑफ फोकस बाय अमित वर्मा बुक के बारे में। आज की इस भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है तो वो है फोकस। हाँ, वही फोकस जो आजकल हर किसी को चाहिए, लेकिन कम ही लोगों के पास होता है। जब हमारे चारों तरफ नोटिफिकेशंस की आवाज़ें, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग और एक के बाद एक आने वाले मैसेजेस हों, तो किसी एक काम पर ध्यान लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। लेकिन जो इंसान इस आर्ट को सीख लेता है वो असल में बाकी सबसे अलग और आगे निकल जाता है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग पहले ही इतने सारे थॉट से भर जाता है। आज क्या करना है, वो काम अधूरा रह गया था, व्हाट्सएप पर रिप्लाई देना है, इंस्टाग्राम पर रील्स चेक करनी है, ईमेल्स का जवाब देना है, और पता ही नहीं चलता कि दिन कब बीत गया और आपने अपने इंपॉर्टेंट कामों पर सही से ध्यान तक नहीं दिया। यही तो है फोकस की कमी का असर। फोकस कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके डेवलप किया जा सकता है। और जब एक बार ये स्किल आपके पास आ जाती है तो आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करने लगते हो। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, कोई जॉब का काम हो, बिजनेस प्लान हो या खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, हर चीज़ में आप बाकी लोगों से बेटर परफॉर्म करते हो। इसीलिए कहा जाता है फोकस इज़ अ सुपर पावर। जब हम फोकस्ड रहते हैं तो हम सिर्फ काम जल्दी नहीं करते, बल्कि उस काम में हमारी क्वालिटी भी बेहतर होती है। इमेजिन करो कि एक स्टूडेंट है जो बिना फोकस के पढ़ रहा है, कभी फ़ोन चेक कर रहा है, कभी म्यूज़िक सुन रहा है, तो कभी कोई थॉट में खो जाता है। अब वही स्टूडेंट अगर 1 घंटा सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे, डिस्ट्रैक्शंस को बंद करके, तो वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा समझ सकता है। यही फ़र्क होता है कॉन्सेंट्रेटेड माइंड और डिस्ट्रैक्टेड माइंड में। फोकस आपको सिर्फ एफिशिएंट नहीं बनाता, ये आपको पीसफुल भी बनाता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपका दिमाग बार बार स्विच करता है एक टास्क से दूसरे टास्क में। इससे स्ट्रेस बढ़ता है, फटीग फील होती है और माइंड टायर्ड हो जाता है। लेकिन जब आप एक समय में एक काम करते हो पूरी अटेंशन के साथ, तो आपके अंदर एक शांति रहती है। उस मोमेंट में आप प्रेजेंट फील करते हो, ना पास्ट के रिग्रेट्स होते हैं, ना फ्यूचर की चिंता। ये एक तरह का मेंटल क्लैरिटी देता है। अब सवाल ये आता है, फोकस डेवलप कैसे करें? सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, तब तक आप खुद को सुधार नहीं पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, क्या आप बार बार फ़ोन चेक करते हो? क्या बिना किसी वजह के यूट्यूब या इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो? क्या आप हर 5 मिनट में काम बदलते रहते हो? जब ये सब समझ आने लगे तो आप अपना अटेंशन ट्रेन करना शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज़ है एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे फोकस में। अगर आपके आसपास नॉइज़ है, लोग बात कर रहे हैं, फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, तो आपका माइंड नेचुरली डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां आप थोड़ा काल्म फील करें। ज़रूरी नहीं कि वो कोई फैंसी ऑफिस हो, एक सिंपल क्वाइट कॉर्नर भी चलेगा। बस वहां बैठते ही आपके दिमाग को सिग्नल मिलना चाहिए, अब सीरियस काम करना है। तीसरी चीज़ है छोटे गोल्स। जब हम बहुत बड़ा काम एक साथ करने की सोचते हैं तो हमारा माइंड डर जाता है और डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। लेकिन जब आप उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो तो माइंड उसे आसानी से एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर आपको 50 पेज की किताब पढ़नी है तो आप डिसाइड करो, मैं 10 पेज अभी पढ़ूंगा, बस इतना ही गोल रखो। जब वो पूरा हो जाए तो अगले 10 पेज। इसी तरह आपका फोकस बना रहेगा। चौथी चीज़ है फ़ोन से दूरी। ये शायद सबसे टफ पार्ट है आज के ज़माने में, लेकिन अगर आप सच में फोकस चाहते हो तो आपको कुछ बाउंड्रीज बनानी होंगी। जैसे पढ़ते या काम करते वक्त फ़ोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर डाल दो। अगर पॉसिबल हो तो उसे किसी दूसरे रूम में रख दो। ऐसा करने से आपका माइंड बार बार उस तरफ नहीं भागेगा। आप खुद महसूस करोगे कि आपके थॉट्स कितने क्लियर हो जाते हैं जब फ़ोन पास में नहीं होता। एक और बहुत पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। रोज़ 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपके माइंड को काल्म करता है और अटेंशन को शार्प बनाता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपका माइंड भटक रहा है, लेकिन वही तो फोकस की ट्रेनिंग है। धीरे धीरे आपका माइंड उस भटकाव को कंट्रोल करना सीख जाता है, और जब आपका दिमाग ट्रेंड होता है प्रेजेंट में रहने के लिए, तो हर काम में आप फोकस्ड रह पाते हो। फोकस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन लाता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ग्लो आ जाता है जब आप किसी काम को पूरे अटेंशन और डेडिकेशन से करते हो। लोग आपको सीरियस लेने लगते हैं, आपके काम को रिस्पेक्ट मिलती है और आप खुद भी अपने ऊपर प्राउड फील करते हो। आज की दुनिया में जहां अटेंशन एक करेंसी बन गई है, वहां फोकस करना एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी बन गया है। जो लोग अपने फोकस को मास्टर कर लेते हैं वही लोग अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, एनर्जी इधर उधर नहीं भटकती और वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स के साथ बड़ी सक्सेस तक पहुंच जाते हैं।
फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप बोरिंग बन जाओ या हर समय काम ही करते रहो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इसका मतलब है जब आप काम कर रहे हो तो पूरी प्रेजेंस के साथ करो, और जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो गिल्ट फ्री एंजॉय करो। हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड समय होना चाहिए, तभी बैलेंस बना रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना, एग्जाम क्रैक करना, बिजनेस ग्रो करना या खुद को बेटर वर्जन बनाना, तो आपको फोकस की ज़रूरत है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी सारी मेहनत टिकती है। बिना फोकस के सारी नॉलेज और हार्ड वर्क भी वेस्ट हो सकती है। इसलिए आज से ही एक छोटा स्टेप लो। डिसाइड करो कि दिन का एक फिक्स्ड टाइम ऐसा होगा जब आप पूरी तरह फोकस्ड रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर, सिर्फ अपने काम के साथ। चाहे वो 20 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी से वो 20 मिनट आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे और धीरे धीरे वो फोकस आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है, और जब ये हैबिट बन जाती है तो आप एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी की तरफ मूव करने लगते हो। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड किसी और तरफ भागे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये चीज़ मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रही है? अगर जवाब नो है तो बस वापस अपने काम पर लौट आओ। याद रखो, आज की दुनिया में जहाँ हर कोई भाग रहा है, वहीं वो इंसान शाइन करता है जो रुक कर, सोच कर और फोकस के साथ चलता है, और वही बनता है फ्यूचर का लीडर। फोकस करो, बिकॉज इन दिस नॉइजी वर्ल्ड दैट्स योर रियल सुपर पावर। हम सबकी लाइफ में एक चीज़ कॉमन है, कभी ना कभी हमने ये ज़रूर कहा होगा, यार ये याद नहीं रहता, या पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम में भूल गया। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो कुछ सीख रहा है, कुछ याद रखना चाहता है या अपने माइंड को शार्पर बनाना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेमोरी कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और वो भी सिंपल और मज़ेदार टेक्निक्स से। इन टेक्निक्स को कहते हैं मेमोरी टेक्निक्स, जिनमें आता है निमोनिक डिवाइसेस, विजुअलाइजेशन और माइंड मैपिंग। शुरुआत करते हैं निमोनिक डिवाइसेस से। ये टेक्निक एक तरह का शॉर्टकट होता है जिससे हम कॉम्प्लेक्स जानकारी को ईजी और याद रखने लायक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपने प्लैनेट्स याद करने के लिए सुना होगा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसमें हर वर्ड एक प्लैनेट के नाम की फर्स्ट लेटर को शो करता है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये एक निमोनिक है। ऐसे ही हम अपने सब्जेक्ट्स में या डेली लाइफ में भी कई चीज़ों को ऐसे शॉर्ट और फनी तरीके से याद कर सकते हैं। निमोनिक्स आपके ब्रेन को एक स्टोरी या पैटर्न के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है, जिससे इन्फॉर्मेशन ईजिली स्टोर हो जाती है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। हम सब जानते हैं कि हमारी आइज़ जो देखती हैं वो माइंड को ज़्यादा स्ट्रांगली याद रहता है। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी मेमोरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन याद कर रहे हो तो उसे एक इमेज में इमेजिन करो। जैसे मान लो आपको याद करना है कि किसी लिस्ट में पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे पर बुक और तीसरे पर क्लॉक। तो इन तीनों को एक फ़नी इमेज में सोचो। जैसे एक बड़ा एप्पल है जो बुक पढ़ रहा है और उसके पास एक क्लॉक टिक टिक कर रही है। ये इमेज जितनी वियर्ड होगी उतनी जल्दी माइंड में बैठेगी। विजुअलाइजेशन एक मैजिक की तरह काम करता है, और अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करो तो ये आपकी सोचने और याद रखने की कैपेसिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। तीसरी टेक्निक है माइंड मैपिंग। ये थोड़ा नया लग सकता है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसका एक मैप बनाना, जिसमें मेन आइडिया बीच में हो और उससे जुड़े हुए छोटे छोटे आइडियाज़ चारों तरफ फैलते हों, माइंड को एक क्लियर पिक्चर देता है। इससे हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ देख पाते हैं और रिलेट कर पाते हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो बीच में लिखो डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उससे लाइंस खींचो और अलग अलग पार्ट्स लिखो, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हर पार्ट से आगे उसकी फंक्शन या डिटेल्स लिख दो। ये एक ट्री जैसा डायग्राम बन जाता है जिसे माइंड जल्दी पकड़ता है और देर तक याद रखता है। इन मेमोरी टेक्निक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये बोरिंग चीज़ों को भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। पढ़ाई सिर्फ पढ़ना और रटना नहीं रह जाता, बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस बन जाती है। जब आप किसी टॉपिक को सॉन्ग में बदलते हो, राइम बनाते हो, फ़नी इमेजेस बनाते हो या उसका कलरफुल मैप बनाते हो, तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड ब्रेन ज़्यादा देर तक याद रखता है। अब एक सवाल ये उठता है, क्या ये टेक्निक्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं? बिल्कुल नहीं। ये टेक्निक्स हर उस इंसान के लिए हैं जो कुछ याद रखना चाहता है, चाहे वो कोई स्पीच हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो मीटिंग के लिए, या कोई डेली टास्क लिस्ट।
मान लो आपको किसी को बर्थडे पर विश करना याद नहीं रहता, तो आप उस पर्सन का नाम और उसकी कोई खास चीज़ को किसी विजुअल इमेज से जोड़ दो। जैसे रिया लव्स रोजेस, तो आप इमेजिन करो कि एक जायंट रोज चलकर आपको याद दिला रहा है रिया का बर्थडे है। थोड़ी क्रेजी इमेजिनेशन, लेकिन काम करता है। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए एक और ज़रूरी बात है रेपिटेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन बार बार रिवाइज करने से ही परमानेंट मेमोरी में जाती है, लेकिन इस रेपिटेशन को इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी है। इसके लिए स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक बहुत काम आती है, जिसमें आप धीरे धीरे बढ़ते गैप में किसी चीज़ को रिवाइज करते हो, जैसे एक बार आज, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए। आपने कभी नोटिस किया है कि जो चीज़ें आपके इमोशन से जुड़ी होती हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं? जैसे किसी दोस्त के साथ हुआ कोई मज़ेदार मोमेंट या किसी मूवी का कोई इमोशनल सीन, वो सालों तक माइंड में रह जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम लर्निंग को इमोशन से कनेक्ट करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए जब भी आप निमोनिक बनाएं या विजुअलाइजेशन करें, उसमें कुछ इमोशंस या ड्रामेटिक एलिमेंट्स ऐड करें, कुछ फ़नी हो, शॉकिंग हो या हार्ट टचिंग हो। मेमोरी को बूस्ट करने के लिए एक और मज़ेदार तरीका है एसोसिएशन, मतलब नई चीज़ को किसी पुरानी और फेमिलियर चीज़ से कनेक्ट करना। जैसे अगर आपको किसी का नाम याद नहीं रहता, तो उसे किसी सेलिब्रिटी या किसी नोन वर्ड से जोड़ दो। जैसे उसका नाम है डेव ओ, जैसे डेव आनंद। बस इस एसोसिएशन से आपका ब्रेन वो नाम नहीं भूलेगा। ये छोटा सा ट्रिक बहुत काम आता है लोगों के नाम, फैक्ट्स या डेट्स याद रखने में। अब बात करते हैं माइंड को मेमोरी टेक्निक्स के लिए रेडी करने की। इसके लिए सबसे ज़रूरी है अच्छा स्लीप, प्रॉपर हाइड्रेशन और सही डाइट। अगर आप थके हुए हो, सोए नहीं हो, पानी कम पिया है या जंक फूड से भरे हुए हो, तो आपका ब्रेन वैसे ही स्लो काम करेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें। हेल्थी माइंड के लिए हेल्थी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी अपने माइंड को काल्म और फोकस्ड बना सकते हो। माइंड जितना शांति में रहेगा, उतना ही अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व और अब्जॉर्ब कर पाएगा। जब आप एंग्शियस होते हो तो मेमोरी वीक हो जाती है। इसलिए थोड़ा मेडिटेशन भी इन मेमोरी टेक्निक्स के साथ जोड़ो तो डबल बेनिफिट मिलेगा। इन सारी बातों में एक और एलिमेंट है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, फ़न। अगर लर्निंग में मज़ा नहीं है तो माइंड जल्दी बोर हो जाता है और अटेंशन भागने लगता है। लेकिन जब आप इन मेमोरी टेक्निक्स को एक गेम की तरह यूज़ करते हो, अपने लिए चैलेंजेस बनाते हो, रिवॉर्ड्स तय करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ compete करते हो, तो ये पूरा प्रोसेस एक्साइटिंग हो जाता है। अब मान लो आपको एक लंबा आंसर याद करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले उसे पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर हर पार्ट का कीवर्ड निकालो और उन कीवर्ड्स को निमोनिक, इमेज या राइम से जोड़ दो। फिर एक बार उस पूरे सीन को माइंड में इमेजिन करो जैसे कोई मूवी चल रही हो। अब जब आप रिवाइज करोगे तो सिर्फ वो इमेजेस या कीवर्ड्स रिकॉल करने होंगे, पूरा आंसर अपने आप रिकॉल हो जाएगा। और अगर आप कोई स्पीच या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो माइंड मैप बहुत काम आता है। मेन पॉइंट्स को एक पेपर पर मैप कर लो, उसमें कलर्स और एरोज यूज़ करो और उसे बार बार देखो। इससे प्रेजेंटेशन देते वक्त आपके माइंड में वो मैप एक्टिवेट हो जाएगा और आप फ्लो में बोल पाओगे। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे तो बचपन से ही वीक मेमोरी है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेमोरी एक स्किल है, कोई भी सीख सकता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस और सही मेथड की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इमोशंस को यूज़ करोगे, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी मेमोरी बनती जाएगी। इन टेक्निक्स को रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करना शुरू करो। शॉपिंग लिस्ट याद करनी है, विजुलाइज करो कि आप एक स्टोर में घूम रहे हो और हर आइटम को फ़नी तरीके से देखते जा रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, उन्हें किसी राइम या इमेज के साथ जोड़ो। किसी टॉपिक के सारे पॉइंट्स याद करने हैं, माइंड मैप बनाओ। धीरे धीरे जब आप इन टूल्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी और तब आपको रियलाइज़ होगा कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना इतना भी मुश्किल नहीं था। बस ज़रूरत थी उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा फ़न बनाने की। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखने बैठो तो सिर्फ किताब मत खोलो, साथ में अपना इमेजिनेशन भी खोलो। निमोनिक्स बनाओ, इमेजेस सोचो, मैप ड्रॉ करो और सबसे ज़रूरी एंजॉय करो, क्योंकि जब लर्निंग एंजॉयबल होती है तो मेमोरी नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाती है और तब आपका माइंड कहेगा ब्रिंग इट ऑन, आई कैन रिमेंबर एनीथिंग। कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ी ही देर में इंस्टाग्राम खोल लिया, या अचानक से कोई रैंडम थॉट आया और आप किसी और टॉपिक पर सोचने लग गए, या फिर कोई नोटिफिकेशन आई और आपने मोबाइल उठाया, फिर पता चला कि 20 मिनट निकल गए और असली काम तो वहीं का वहीं है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो।
ये आज के ऑलमोस्ट हर इंसान की कहानी है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी अटेंशन आज के समय में सबसे ज़्यादा अटैक्ड और कंफ्यूज्ड चीज़ बन चुकी है। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अटेंशन काम कैसे करती है और एक्सटर्नल चीज़ें कैसे इसे हाईजैक कर लेती हैं, तब तक हम अपने फोकस को रिगेन नहीं कर पाएंगे। अटेंशन यानी ध्यान हमारी माइंड की एक ऐसी शक्ति है जो तय करती है कि हम किसी वक्त में किस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये शक्ति पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। कई बार ये बाहर की चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाती है। हमारा दिमाग एक टाइम में बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, लेकिन अटेंशन सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही स्पॉटलाइट में लाता है। आप सोचो कि आपका ब्रेन एक थिएटर है और अटेंशन वो स्पॉटलाइट है जो किसी एक एक्टर पर रोशनी डालता है। उस वक्त बाकी सब एक्टर्स पीछे अंधेरे में रहते हैं। लेकिन अगर बार बार स्पॉटलाइट घूमे तो कोई भी सीन अच्छे से नहीं बन पाएगा। यही मल्टीटास्किंग या डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। अब समझते हैं कि अटेंशन को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कौन करता है। एक्सटर्नल ट्रिगर्स। ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस, लाउड साउंड्स, किसी का अचानक कुछ बोल देना या सोशल मीडिया का कांस्टेंट स्क्रॉल। ये चीज़ें हमारे अटेंशन को खींच लेती हैं और हम बिना चाहे भी उनका शिकार बन जाते हैं। एक समय था जब इंसान का ध्यान सिर्फ उसके आसपास की फिजिकल चीज़ों तक सीमित होता था, जैसे कोई आवाज़ आई तो मुड़कर देखा। लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड में हर सेकंड कोई ना कोई पिंग, अलर्ट या रील हमारी अटेंशन को डिमांड करता है। और ये सब इतने केयरफुली डिज़ाइन किए गए होते हैं कि हमारा माइंड उन्हें रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। अब थोड़ा टेक्निकल समझते हैं कि अटेंशन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन दो सिस्टम्स में बंटा होता है। एक होता है हार्टी ऑटोमेटिक अटेंशन सिस्टम और दूसरा होता है कंट्रोल्ड अटेंशन सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम वो है जो रिफ्लेक्स की तरह काम करता है। जैसे कोई तेज़ आवाज़ आई तो आपने तुरंत मुड़कर देखा, ये इंस्टिंक्ट है। लेकिन कंट्रोल्ड सिस्टम वो है जिसे आप कॉन्शियसली कंट्रोल करते हो। जैसे आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे ये चैप्टर पढ़ना है और मैं उसमें पूरा ध्यान लगाऊंगा। मुश्किल यही है कि ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत तेज़ होता है और ज़्यादातर समय वही डोमिनेट करता है। इसलिए जब कोई नोटिफिकेशन आती है तो ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और अटेंशन उस तरफ चला जाता है। अटेंशन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक कैफ़े में बैठे हो और पढ़ाई कर रहे हो। पास की टेबल पर दो लोग ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं। आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान बार बार उनकी बातों पर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा कुछ नया और अनयूजुअल ढूंढता है। उसे स्टिमुलेशन चाहिए, और जब सामने किताब की तुलना में पास की टेबल से आ रही बातचीत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो अटेंशन उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसे कहते हैं अटेंशनल ड्रिफ्ट, जब आपका ध्यान बिना आपकी मर्जी के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अब सवाल आता है, अगर अटेंशन इतनी डेलिकेट है तो क्या हम इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अटेंशन कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। और इसकी ट्रेनिंग की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप ये पहचानने लगते हो कि आपकी अटेंशन कब और कैसे भटक रही है, तो आप उसे रोकने का पहला कदम उठा लेते हो। यही सेल्फ अवेयरनेस होती है, जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए हुए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और सडनली रियलाइज करते हो कि आप तो 5 मिनट से यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो। बस इतना समझना ही बहुत बड़ी बात है। एक और टेक्निक है अटेंशन को एंकर करना, मतलब किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान टिका कर रखना। इसके लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेडिटेशन का सिंपल मतलब है अपनी अटेंशन को एक पॉइंट पर रखना, जैसे अपने सांस पर या किसी साउंड पर। जब माइंड भटके तो जेंटली वापस उसी पॉइंट पर लाना। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है और धीरे धीरे आपकी अटेंशन की मसल स्ट्रांग होती है। ऐसा समझो जैसे जिम में बार बार पुशअप करने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से मेंटल मसल्स बनते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप फोकस करना चाहते हो तो अपने आसपास की जगह को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ, जैसे फ़ोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखना, सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना या स्टडी टाइम के लिए एक फिक्स्ड प्लेस बनाना। ये छोटे छोटे बदलाव होते हैं, लेकिन अटेंशन पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। और हाँ, मल्टीटास्किंग एक बड़ा मिथ है। जब भी आप 2 काम एक साथ करने की कोशिश करते हो तो ब्रेन एक्चुअली एक काम से दूसरे काम पर बार बार स्विच करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी कम और मेंटल फटीग ज़्यादा होता है। अटेंशन को हाईजैक करने वाली चीज़ों में एक और हिडन विलन है बोर्डम, यानी बोरियत। जब हम बोर्ड होते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली किसी नई स्टिमुलेशन की तलाश करता है, और यही वजह है कि पढ़ाई करते करते हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं या कोई गेम खेलने लगते हैं।
लेकिन अगर हम बोरिंग टास्क को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दें तो अटेंशन ऑटोमेटिकली टिकी रहती है। जैसे स्टडी करते वक्त कलर कोडेड नोट्स बनाना, चार्ट्स या डायग्राम्स यूज़ करना या खुद से क्वेश्चंस पूछना, ये सब टेक्निक्स बोरिंग टास्क को एंगेजिंग बना देती हैं। इमोशंस का अटेंशन पर बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है। जब हम इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, जैसे डर, गुस्सा या एंग्जाइटी में होते हैं, तो हमारा ध्यान बार बार उन्हीं थॉट्स की तरफ चला जाता है। इसलिए इमोशनल रेगुलेशन भी बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग, टॉकिंग टू समवन या सिंपली खुद को थोड़ा ब्रेक देना, ये सब अटेंशन रिगेन करने में मदद करता है। एक और मज़ेदार बात यह है कि हमारी अटेंशन फाइनाइट यानी सीमित होती है। मतलब एक दिन में हमारे पास लिमिटेड अटेंशन यूनिट्स होते हैं। अगर आप सुबह से ही बहुत सारी ट्रिवियल चीज़ों पर ध्यान दे देते हो, जैसे हर नोटिफिकेशन चेक करना, हर मैसेज पढ़ना, हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट करना, तो आपकी अटेंशन की एनर्जी खत्म हो जाती है। और जब आपको रियल काम करना होता है तब फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसको डिसीजन फैटीग भी कहते हैं, जब बहुत सारे छोटे डिसीजंस लेने की वजह से माइंड थक जाता है और अटेंशन स्कैटर हो जाती है। इसलिए अटेंशन को वाइजली यूज़ करना सीखना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जब माइंड फ्रेश होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है डीप वर्क के लिए। उस समय फ़ोन दूर रखो, एक क्लियर गोल सेट करो और पूरे अटेंशन के साथ काम करो। पोमोडोरो टेक्निक भी बहुत यूज़फुल है। इसमें आप 25 मिनट का फोकस्ड वर्क करते हो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। इससे अटेंशन ज़्यादा देर तक टिकती है और माइंड भी रिलैक्स रहता है। और हाँ, हर बार अटेंशन को परफेक्ट कंट्रोल में रखना पॉसिबल नहीं है, ये समझना भी ज़रूरी है। माइंड का भटकना एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो कि आपकी अटेंशन भटक रही है और आप उसे जेंटली वापस ले आते हो, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड कोई ना कोई चीज़ आपकी अटेंशन मांग रही है, वहां इस स्किल की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अटेंशन अब सिर्फ एक मेंटल एबिलिटी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर बन चुकी है। जो लोग अपनी अटेंशन को मैनेज करना सीख जाते हैं, वही लोग असल में अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे पाते हैं। क्योंकि जहां अटेंशन जाती है वही एनर्जी जाती है, और जहां एनर्जी जाती है वहीं आपकी लाइफ बनती है। तो अगली बार जब कोई डिस्ट्रैक्शन आपको खींचने की कोशिश करे, तो एक पल रुक कर खुद से पूछो, क्या ये सच में इम्पॉर्टेंट है? क्या ये मेरी चॉइस है या कोई और मेरे माइंड को चला रहा है? बस ये सवाल ही आपको वापस ट्रैक पर लाने के लिए काफ़ी होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी अटेंशन अब आपका टूल बन गई है, ना कि आपकी वीकनेस। यही है अटेंशन मैकेनिक्स की असली अंडरस्टैंडिंग, जब आप जान जाते हो कि आपका माइंड कैसे काम करता है और कैसे एक्सटर्नल दुनिया उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो आप खुद को रिक्लेम कर पाते हो। और जब ये हो जाता है, तब आप किसी भी काम में अपनी पूरी शक्ति झोंक सकते हो। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या खुद को बेटर बनाने का सफ़र, सब कुछ क्लियर, शार्प और पर्पसफुल हो जाता है। कभी ऐसा लगा है कि आप पढ़ाई करने बैठे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू किया हो, लेकिन माइंड बार बार भटक रहा है। एक मोमेंट के लिए पढ़ाई में मन लगता है और अगले ही मोमेंट में आप मोबाइल उठा लेते हो या खिड़की के बाहर देखने लगते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, बल्कि बहुत बार इसकी वजह होता है आपका एनवायरनमेंट, वो जगह जहां आप काम करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका एनवायरनमेंट कंड्यूसिव यानी अनुकूल नहीं है, तो आपका माइंड नेचुरली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। हमारा दिमाग हमारे आसपास के माहौल से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर आसपास शोर हो, चीज़ें बिखरी पड़ी हों और हर तरफ कैओस हो, तो माइंड को शांत करना और एक चीज़ पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप अपने वर्क स्पेस को ऐसा बनाओ जो आपके फोकस को सपोर्ट करे, ना कि उसे डिस्टर्ब करे। एक अच्छा वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन। जब आपके टेबल पर ढेर सारे पेपर्स, खाली कप, बुक्स और रैंडम सामान फैला होता है, तो माइंड सबकॉन्शियसली उन सबको नोटिस करता है। आप भले कॉन्शियसली उन पर ध्यान न दे रहे हो, लेकिन ब्रेन की एनर्जी उन सबको प्रोसेस करने में लग रही होती है। इसलिए एक अनक्लटर्ड, नीट और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस आपके फोकस को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। आपको चाहिए कि हर चीज़ का एक फिक्स जगह हो, बुक्स एक तरफ, स्टेशनरी एक बॉक्स में, लैपटॉप, टैबलेट क्लीन सरफेस पर और बाकी नॉन एसेंशियल आइटम्स दूर रखें। इसके बाद आता है नॉइज़ कंट्रोल। शोर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अटेंशन को सबसे तेज़ी से डिस्टर्ब करती है। चाहे वो घर के बाहर की ट्रैफिक की आवाज़ हो, टीवी का बैकग्राउंड साउंड हो या किसी की बातचीत, ये सब आपके दिमाग को बार बार खींचते हैं। इसलिए अगर आप ऐसी जगह चुन सको जहां नेचुरल साइलेंस हो, तो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपना सकते हो।
जैसे नॉइज़ कैंसलिंग हेडफोन्स यूज़ करना, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले करना या फिर वाइट नॉइज़ मशीन का यूज़ करना जिससे बाकी साउंड्स मास्क हो जाएं। ये छोटी टेक्निक्स आपके माइंड को काल्म रखने में मदद करती हैं। लाइट भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप किसी डल या डार्क रूम में काम करते हो तो माइंड भी स्लगिश महसूस करता है। कोशिश करो कि वर्क स्पेस में नेचुरल लाइट आए, क्योंकि सनलाइट सिर्फ रोशनी नहीं देती बल्कि एनर्जी और पॉजिटिविटी भी देती है। अगर नेचुरल लाइट नहीं मिल पा रही हो तो ब्राइट बट सॉफ्ट लाइटिंग का यूज़ करें, जिससे आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेन न पड़े। वार्म लाइट माइंड को रिलैक्स करती है और फोकस के लिए परफेक्ट रहती है। अब बात करते हैं फर्नीचर और फिजिकल कंफर्ट की। अगर आपकी चेयर अनकंफर्टेबल है या टेबल बहुत ऊंचा या नीचा है तो आपका ध्यान बार बार उस डिस्कम्फर्ट पर जाएगा। इसलिए एक सपोर्टिव चेयर जिसमें आपकी बैक सीधी रहे और एक स्टर्डी टेबल होना ज़रूरी है। लैपटॉप या बुक्स की हाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपको नीचे या ऊपर झुकना ना पड़े, क्योंकि पॉस्चर डायरेक्टली आपकी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है। वर्क प्लेस में एक और चीज़ होती है पर्सनल टच। अगर आप अपनी टेबल पर कोई ऐसा आइटम रखें जो आपको मोटिवेट करे, जैसे एक कोट, एक छोटी सी प्लांट या कोई फोटो जो आपको खुशी दे, तो वो स्पेस आपके लिए ज़्यादा इनवाइटिंग और पॉजिटिव बन जाता है। जब आपका माइंड उस जगह को अपनी जगह समझने लगेगा तो खुद ब खुद फोकस बढ़ेगा। ये इमोशनल कनेक्शन आपके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। अब एक ज़रूरी पॉइंट आता है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का। आपका वर्क स्पेस चाहे जितना भी ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल हो, अगर मोबाइल बार बार बीप करता रहेगा या लैपटॉप पर लगातार नोटिफिकेशंस आते रहेंगे तो ध्यान भटकना ऑलमोस्ट तय है। इसलिए वर्क या स्टडी सेशन शुरू करने से पहले फ़ोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड में डालना बहुत ज़रूरी है। आप ऐप्स की हेल्प से सर्टेन वेबसाइट्स को ब्लॉक भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जैसे फॉरेस्ट या कोल्ड टर्की जैसी ऐप्स जो आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करती हैं। अगर आप फ़ोन का ही यूज़ नोट्स या रीडिंग के लिए करते हो तो DND मोड को इनेबल करना चाहिए ताकि बाकी चीज़ें डिस्टर्ब ना करें। रूटीन और टाइमिंग भी एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर एक ही जगह बैठकर काम करते हो तो आपका ब्रेन उस स्पेस और उस समय को ऑटोमेटिकली वर्क मोड से एसोसिएट करने लगता है। जैसे ही आप उस जगह बैठते हो, माइंड सिग्नल ले लेता है अब काम का टाइम है। यह हैबिट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है और धीरे धीरे आप खुद नोटिस करोगे कि उस स्पेसिफिक टाइम और जगह पर आपका फोकस जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। एनवायरनमेंट में सेंट्स भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल होते हैं। कुछ फ्रेग्रेंसेस जैसे लैवेंडर, पेपरमिंट या सिट्रस साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो अलर्टनेस और काल्मनेस को बढ़ाती हैं। आप एसेंशियल ऑयल्स या सेंटेड कैंडल्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, बस सटल और प्लेजेंट हो। ये सेंसरी एलिमेंट आपका वर्क स्पेस को और भी ज़्यादा कंड्यूसिव बना देता है। एक और ओवरलुक्ड फैक्टर होता है टेम्परेचर। अगर रूम बहुत गर्म या बहुत ठंडा है तो माइंड बार बार डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए कंफर्ट टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी है, जो ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा। थोड़ी नेचुरल हवा, अच्छा वेंटिलेशन और कंसिस्टेंट टेम्परेचर आपके फोकस को स्टेबलाइज करते हैं। वर्क स्पेस को कंड्यूसिव बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत फैंसी या एक्सपेंसिव होना चाहिए। एक छोटा सा कोना भी अगर सही से सेटअप किया जाए तो वो किसी लग्जरी ऑफिस से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। असली की ये है कि वो स्पेस आपको इनवाइट करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे और आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने में मदद करे। अब मान लो कि आपके पास कोई डेडिकेटेड रूम नहीं है और आपको शेयर्ड स्पेस में काम करना पड़ता है, जैसे घर का लिविंग रूम या हॉस्टल का डॉर्म। तो ऐसे में आप एक छोटा सा विजुअल बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो, जैसे एक पोर्टेबल स्क्रीन, एक टेबल लैंप या सिर्फ एक रग भी आपके ब्रेन को सिग्नल दे सकता है कि ये वर्क जोन है। हेडफोन पहनना भी एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री बना देता है, जिससे दूसरों को भी सिग्नल मिलता है कि आप बिजी हो और साथ ही आपका माइंड भी उस जोन में आ जाता है। एक और तरीका है ट्रांजिशन रिचुअल का यूज़ करना। जब आप वर्क शुरू करने से पहले कोई छोटा सा एक्शन करते हो जो माइंड को स्विच ऑन मोड में ले आता है, जैसे एक स्पेसिफिक सॉन्ग सुनना, 2 मिनट का डीप ब्रीदिंग करना या बस अपना लैपटॉप टैबलेट खोलकर टाइमर सेट करना। ये छोटे रिचुअल्स आपके माइंड को प्रिपेयर करते हैं कि अब फोकस टाइम शुरू होने वाला है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं बल्कि मेंटल एटमॉस्फेयर भी होता है। अगर आप बार बार सोचते रहते हो कि मुझे ये काम नहीं करना, मेरा मन नहीं लग रहा या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो वो थॉट्स भी डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। इसलिए अपने माइंडसेट को भी क्लीन रखना ज़रूरी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या बस अपने गोल्स को बार बार याद करना, ये सब माइंड को साफ और शार्प रखने में
हेल्प करता है। जब आपका बाहर का वातावरण क्लियर, काल्म और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है और अंदर का वातावरण होपफुल और ऑर्गेनाइज्ड होता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी नेचुरली हाई हो जाती है। आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हो और स्ट्रेस भी कम होता है। तो अगली बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठो तो सिर्फ ये मत सोचो कि क्या पढ़ना है या क्या करना है, ये भी सोचो कि कहाँ और कैसे करना है। अपने आसपास की जगह को इस तरह सेट करो कि वो आपके काम का सपोर्ट सिस्टम बन जाए, न कि रुकावट। जब आप कॉन्शियसली एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो वो खुद एक साइलेंट पार्टनर की तरह आपके साथ काम करता है, बिना बोले आपकी हेल्प करता है, आपको पुश करता है और आपकी फोकस को बचा कर रखता है। यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं और यहीं से शुरू होता है डीप कॉन्सेंट्रेशन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और इनर सेटिस्फैक्शन का जर्नी। एक अच्छा एनवायरनमेंट सिर्फ स्पेस नहीं देता, बल्कि एक स्टेडी एनर्जी देता है जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकालकर आपके गोल की तरफ ले जाती है। और जब ऐसा होने लगता है तब वर्क स्ट्रगल नहीं लगता, वो एक फ्लो बन जाता है जहां आप और आपका काम एक साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।